नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल योजना भारत 24 है, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 22 नवंबर 2025 तक की जो स्थिति तस्वीर की तरह साफ दिख रही है, उसी को सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि बात आपकी पेंशन, आपके परिवार के बजट और आने वाले सालों की आर्थिक सुरक्षा की है। बीच में कहीं भी कोई जल्दबाजी में नतीजा निकालने से पहले पूरी तस्वीर समझना जरूरी है। सबसे पहले कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 पर आते हैं। इस स्कीम की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को इस सोच के साथ की गई थी कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तयशुदा मासिक आय मिल सके। मतलब यह कि नौकरी छोड़ने के बाद भी हर महीने इतना पैसा हाथ में आए कि बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहे। बाद में 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसमें बजटीय सहायता जोड़कर इस फंड को और मजबूत करने की कोशिश की, ताकि योजना लंबे समय तक टिक सके और पेंशन स्ट्रक्चर स्थिर रहे। लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? इतने साल बीत जाने के बाद भी लाखों EPS 95 पेंशनर्स आज भी महज 1000 या 2000 की मासिक पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। आप खुद अपने घर का बजट सामने रखकर देखिए। किराया या मेंटेनेंस, राशन, दूध, सब्जी, बिजली, पानी का बिल, सिलेंडर, इलाज और दवाइयां और ऊपर से बच्चों या पोते पोतियों की बुनियादी जरूरतें, इन सबके सामने 1000-2000 रुपए महीने की पेंशन प्रैक्टिकली किस काम की रह जाती है। यही वजह है कि देश भर की ट्रेड यूनियनें, कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स मंच एक सुर में सालों से कह रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाना ही होगा, नहीं तो सोशल सिक्योरिटी सिर्फ कागजों में रह जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में हाल के दिनों का सबसे अहम विकास सामने आया, EPS 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा। अलग अलग रिपोर्टों और बैठकों से जो बातें बाहर आई हैं, उनके मुताबिक EPFO ने इस योजना की समीक्षा के लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद लेने का फैसला किया है। बताया गया कि इसके लिए एक संसदीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद बसवराज बोमई कर रहे हैं। यह समिति कथित तौर पर श्रम मंत्रालय को सुझाव दे चुकी है कि न्यूनतम पेंशन के मुद्दे को सिर्फ औपचारिकता की तरह नहीं, बिल्कुल गंभीर सामाजिक आर्थिक विषय की तरह लिया जाए। थर्ड पार्टी रिव्यू का मतलब यह है कि इस स्कीम को केवल विभाग के भीतर बैठे अधिकारी नहीं, बिल्कुल एक्चुअली फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सोशल सिक्योरिटी के जानकार भी परख रहे हैं। वे यह देख रहे हैं कि मौजूदा योगदान संरचना, फंड का साइज, भविष्य के दावों का बोझ और सरकार की अतिरिक्त मदद की सीमा, इन सबको ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन संरचना को कितना और किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ताकि फंड भी सुरक्षित रहे और पेंशनर्स को भी वास्तविक राहत मिले। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो आज हर EPS 95 पेंशनर के मन में घूम रहा है। क्या सच में न्यूनतम पेंशन 3000, 7500 या सीधे 9000 तक जा सकती है? चर्चा में फिलहाल 3 मुख्य परिदृश्य सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। पहला परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 रुपए महीने कर दी जाए। मान लीजिए आज किसी मौजूदा पेंशनर को 1000 मिल रहे हैं और भविष्य में वही राशि बढ़कर 3000 हो जाती है, यानी पेंशन में 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी। क्या 3000 से भी पूरा घर चल जाएगा? साफ बात यह है कि अकेले इस रकम से पूरी जिंदगी आराम से नहीं चलेगी। लेकिन आज की स्थिति से तुलना करें तो राशन, बिजली और कुछ बुनियादी दवाओं का तनाव पहले से काफी कम हो सकता है। इतना जरूर है कि एक बुजुर्ग पेंशनर के हाथ में कम से कम एक ऐसी राशि आएगी जो सिर्फ औपचारिकता न लगकर वास्तविक मदद की तरह महसूस हो। दूसरा परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन को 7500 के आसपास ले जाने का, यानी जो पेंशनर आज 1000 पर हैं, अगर कभी नीति निर्माण की मेज पर ऐसा फैसला हो जाए कि न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए तो उनकी मासिक आय लगभग 6.5 गुना हो जाएगी। इस स्तर पर किराया, बेसिक राशन, बिजली, पानी और सामान्य मेडिकल खर्च के लिए एक ठोस आधार बन सकता है, खासकर तब जब परिवार में कोई और सदस्य भी कमाकर सहयोग दे रहा हो। इस स्थिति में पेंशनर केवल दूसरों की मदद पर नहीं, अपनी पेंशन के दम पर भी एक हद तक आत्मनिर्भर महसूस कर सकते हैं। तीसरा और सबसे चर्चित परिदृश्य, न्यूनतम पेंशन सीधे 9000 रुपए महीना। कई पेंशन संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि आज की महंगाई, महंगे इलाज, 9000 से कम पेंशन को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अगर भविष्य में कभी सरकार या EPFO यह निर्णय ले कि न्यूनतम पेंशन 9000 तय कर दी जाए, तो जो व्यक्ति आज 1000 पर है उसके लिए यह लगभग 8 गुना से भी ज्यादा की छलांग होगी। यह बदलाव केवल संख्या नहीं, बिल्कुल करोड़ों पेंशनर्स की रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीर बदल देने वाला कदम साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत साफ और जरूरी बात आपको अभी और इसी वक्त समझनी होगी। 22 नवंबर 2025 तक की आधिकारिक स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से या EPFO की ओर से न्यूनतम EPS पेंशन को 3000, 7500 या 9000 करने के संबंध में कोई अंतिम आदेश, नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। जिन आंकड़ों की चर्चा आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुनते या पढ़ते हैं, वे अभी प्रस्तावों, रिपोर्टों, पैनल चर्चाओं, विशेषज्ञों के अनुमान या पेंशनर संगठनों की मांगों का हिस्सा हैं। उन्हें फिलहाल फाइनल फैसला मान लेना गंभीर गलती होगी। आपके लिए इस समय सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि किसी भी बड़े दावे को तब तक सच न माने जब तक उसकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट, गजट नोटिफिकेशन, EPFO की साइट या श्रम मंत्रालय की प्रेस रिलीज से न हो जाए। किसी वायरल मैसेज, आधा अधूरा स्क्रीनशॉट, काट छांट कर बनाई गई PDF या बिना स्रोत वाले सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अपने कागज देना, कोई फॉर्म भरना, एजेंट को पैसा देना
या कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन, न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई भत्ता, वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और अपडेटेड विश्लेषण समय पर आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे, तो जिस प्लेटफॉर्म पर यह रिपोर्ट देख रहे हैं उस पर नीचे दिए गए बटन से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी आधिकारिक बदलाव या बड़ी घोषणा होने पर उसका साफ सुथरा विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं महंगाई भत्ते और सैलरी पेंशन पर पड़ने वाले असर की तरफ। महंगाई भत्ता यानी डीए साल में 2 बार संशोधित होता है, एक बार जनवरी की सैलरी से और दूसरी बार जुलाई की सैलरी से। डीए की गणना की रीढ़ है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है। यही इंडेक्स बताता है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम किस दिशा में जा रहे हैं। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स में लगभग 0.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 147.3 के आसपास पहुंच गया। इसका सीधा संकेत यह है कि महंगाई भले कुछ हद तक नियंत्रित दिखे, लेकिन जीवन यापन की लागत लगातार ऊपर ही जा रही है। इन्हीं इंडेक्स वैल्यूज के आधार पर अलग अलग विशेषज्ञों ने जो शुरुआती अनुमान निकाले हैं, उनके अनुसार जनवरी 2026 से 7वें वेतन आयोग के तहत चल रहा डीए लगभग 59% से 60% के दायरे तक पहुंच सकता है। मतलब अभी जो दर चल रही है उसमें लगभग 2% अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। अंतिम प्रतिशत क्या होगा, यह तो जुलाई से दिसंबर 2025 के सभी सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े आने के बाद और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तय होगा, लेकिन रुझान इसी रेंज की तरफ इशारा कर रहा है। जनवरी 2026 की यह संभावित डीए वृद्धि केवल एक सामान्य एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल पूरे वेतन ढांचे के नजरिए से एक निर्णायक मोड़ हो सकती है। वजह यह कि इसी समय 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब नए वेतन मान के लिए अगला आयोग बनाया जाए। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और लक्ष्य रखा गया है कि नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके। फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और पेंशन स्ट्रक्चर पर काम जारी है। ऐसी स्थिति में एक संभावना यह भी मानी जा रही है कि जनवरी 2026 तक जो अंतिम डीए दर बनेगी उसने नए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, जैसा पहले भी होता आया है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब पुराने बेसिक पर जमा डीए को बेसिक में जोड़कर नया बेसिक तय किया गया और फिर डीए की गिनती दोबारा 0% से शुरू हुई। यही फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग के समय भी दोहराया जा सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे फिलहाल 50,000 रुपए है और डीए 58% चल रहा है। ऐसे में डीए होगा 29,000 रुपए और बेसिक प्लस डीए कुल मिलाकर 69,000 रुपए महीने। अगर जनवरी 2026 से डीए बढ़कर 60% हो जाता है तो डीए 30,000 रुपए हो जाएगा, यानी सिर्फ 2% डीए बढ़ने से हर महीने 1,000 रुपए की सीधी बढ़ोतरी। यही 1,000 रुपए साल भर में 12,000 रुपए बन जाते हैं, जिनसे कोई परिवार अतिरिक्त बीमा प्रीमियम, बच्चों की फीस का हिस्सा या अन्य जरूरी खर्च आराम से संभाल सकता है। अब इसी बात को एक पेंशनर के संदर्भ में देखिए। मान लीजिए किसी रिटायर्ड कर्मचारी की बेसिक पेंशन 25,000 रुपए है। अगर डीए 58% है तो डीए की राशि 14,500 रुपए होगी और कुल पेंशन 39,500 रुपए मासिक। जब डीए 60% हो जाएगा तो डीए 15,000 रुपए और कुल पेंशन 40,000 रुपए, यानी केवल 2% डीए बढ़ने से पेंशनर की मासिक आय 500 रुपए बढ़ी और साल भर में यही 500 रुपए महीने के हिसाब से 6,000 रुपए हो गए। बहुत से पेंशनर्स के लिए यही 6,000 रुपए अतिरिक्त दवाइयों, टेस्ट या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। अब सोचिए, आगे चलकर अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर के जरिए उसी कर्मचारी का बेसिक पे मान लीजिए 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए के आसपास चला जाता है, तो उस समय भले डीए दोबारा 0% पर रीसेट हो जाए, लेकिन भविष्य की पेंशन की जो नींव है वह कहीं ऊंचे स्तर पर बन जाएगी, क्योंकि पेंशन हमेशा अंतिम बेसिक के आधार पर तय होती है। यानी एक तरफ डीए का प्रतिशत फिर से 0 से शुरू होगा, दूसरी तरफ आपकी फ्यूचर पेंशन की बेसिक राशि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यही असली तस्वीर है, जिसे समझे बिना केवल हेडलाइन देखकर खुश या परेशान होना खतरनाक हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी पेंशन, डीए, ईपीएस 95, वेतन आयोग, टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े ऐसे ही गहराई से समझाए गए विश्लेषण समय समय पर आपको मिलते रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक न सिर्फ आपको समय पर सही अपडेट दिलाएगा, बल्कि रिसर्च आधारित निष्पक्ष आर्थिक पत्रकारिता को भी सीधी ताकत देगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई बड़ी आधिकारिक खबर या नया आदेश आए उसकी सच्ची और पूरी व्याख्या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब पूरी चर्चा को एक सीधी लाइन में समेटते हैं। आज 22 नवंबर 2025 तक ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 3,000, 7,500 या 9,000 करने की कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह अभी भी मांग, चर्चा और समीक्षा प्रक्रिया के स्तर पर है। दूसरी ओर जनवरी 2026 के लिए डीए के लगभग 59 से 60% तक पहुंचने के मजबूत संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतिम दर वही होगी जो सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक आदेश में अधिसूचित करेगी। 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुका है, लेकिन नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संरचना के सटीक आंकड़े अभी तय नहीं हुए हैं। आप सबसे बस इतनी अपील है, अपने दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक डिटेल, केवाईसी, ई नॉमिनेशन आदि हमेशा समय पर अपडेट रखिए। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय
मंत्रालय और आधिकारिक गजट जैसी प्रमाणिक वेबसाइटों पर नजर बनाए रखिए। सोशल मीडिया की अधूरी या बिना स्रोत वाली जानकारी से दूरी रखिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को केवल अफवाह या उम्मीदों पर नहीं बल्कि मौजूदा ग्राउंड रियलिटी पर आधारित रखिए। अगर यह पूरी जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों, पेंशनर धारकों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वे भी सही जानकारी के साथ आने वाले हर आर्थिक फैसले के लिए तैयार हो सकें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एक क्लिक में चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली बड़ी आधिकारिक खबर का तथ्य आधारित विश्लेषण सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए और किसी भी बड़ी आर्थिक अफवाह पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर जांच लीजिए।